गौतम अडानी। दोस्तों, ये वो शख्स है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के प्राइजेस को मैनिपुलेट कर अपनी संपत्ति को अधिक दिखाने का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर हमारी संसद में भी काफी हंगामा किया गया। खैर, सच जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। और आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है। सिर्फ 30 सालों में ही गौतम अडानी ने जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है वह वाकई में सीखने लायक है। और पिछले कुछ सालों में तो उनकी संपत्ति जिस तरह से बढ़ी वह वाकई में सबको हैरान करने वाली। 2013 में दुनिया भर के अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी के जीवन के बारे में जानेंगे। नौकरी करने से लेकर एक सफल बिजनेसमैन बनने तक का उनका सफर कैसा रहा, उनकी मेहनत और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड में। दोस्तों, इंडिया के फ्रीडम के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है टाटा और बिरला। पर अगर आज देखा जाए तो 21वीं शताब्दी में भारत की वेल्थ क्रिएशन में अडानी ग्रुप का काफी बड़ा योगदान है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माता का नाम शांताबेन अडानी। इनके पिता पेशे से एक कपड़ा व्यापारी। गौतम अडानी 7 भाई बहन। गौतम अडानी ने अपने स्कूल की पढ़ाई स्टेट चिमनलाल नागीदास विद्यालय से और कॉलेज की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया। पर सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनका मन पढ़ाई में कुछ खास नहीं लगता था। भाई साहब पढ़ाई तो छोड़ दी, पर अब क्या करें, तो इन्होंने रुख किया सपनों के शहर मुंबई का। साल था 1978 और वहाँ पर उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई ब्रांच में नौकरी कर। काम था डायमंड शॉटर का। और ठीक इसके पहले 1977 में धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को मार्केट में लिस्ट किया था। मतलब जब रिलायंस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तब अडानी साहब डायमंड शॉटिंग का काम सीख रहे थे। यहाँ मुंबई में गौतम अडानी डायमंड शॉटर की जॉब कर रहे थे और वहाँ अहमदाबाद में अडानी जी के बड़े भाई मनसुख अडानी ने 1981 में एक प्लास्टिक फैक्ट्री की शुरुआत। उन्हें मदद की जरूरत थी और उन्होंने गौतम अडानी को मुंबई से गुजरात वापस बुला लिया ताकि वे ऑपरेशन में अपने भाई की हेल्प कर सके। और यहाँ से शुरू हुई गौतम अडानी की बिजनेस यात्रा। गौतम अडानी का अपने भाई की कंपनी में शामिल होना उनकी ग्लोबल ट्रेडिंग का गेटवे बना। मनसुख अडानी की कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत और उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी आईपीसीएल भी इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही। तब गौतम अडानी ने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रेन्युअल इंपोर्ट करना शुरू किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। और उन्होंने गुजरात के स्मॉल प्लास्टिक मेकर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेकर बल्क में प्लास्टिक ग्रेन्युअल की ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने स्टेट पीएसयू और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से टाई अप किया। ये गुजरात की स्मॉल कंपनी को प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स सप्लाई किया करते थे। इनसे टाई अप करने के बाद गौतम अडानी एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लगे और वे जीएसईसी की जरूरत का उन्हें दे देते और बाकी का प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेड किया करते थे। स्टेट पीएसयू और जीएसईसी से टाई अप होने का ये फायदा हुआ कि उन्हें हर छोटी कंपनी से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वे सारा प्रोडक्ट जीएसईसी को दे देते और जीएसईसी बाकी स्मॉल कंपनी को सप्लाई कर दिया करती। ये वो दौर था जब गौतम अडानी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। 1988 से 1992 के बीच गौतम अडानी ने पेट्रोलियम और केमिकल का इंपोर्ट भी शुरू कर दिया। यही वह समय था तब गौतम अडानी की नजदीकियां राजनीतिक व्यक्तियों से भी बढ़ने लगी। 1990 की शुरुआत से ही गौतम अडानी चिमन भाई पटेल और केशु भाई पटेल के करीब आ चुके, जो कि उस समय प्रदेश की राजनीति में प्रमुख चेहरा थे। साल 1991 ग्लोबलाइजेशन का दौर गौतम अडानी के लिए सुनहरा अवसर साबित हुआ। उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर करनी शुरू कर दी। साल 1991-92 में गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल सरकार ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की जमीन को कैडगिल और अडानी ग्रुप को नमक के उत्पादन के लिए दे दी। पर कई बड़ी हस्तियों के विरोध के कारण कैडगिल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। गुजरात की गवर्नमेंट ने स्टेट की कैपिटल बढ़ाने के लिए 10 नए पोर्ट्स बनाने की योजना बनाई। 1994 में गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट के लिए मैनेजरियल आउटसोर्सिंग अनाउंस की और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को मिल गया और यहीं से शुरुआत हुई गौतम अडानी की नई उड़ान। मुंद्रा पोर्ट हाथ में आने के बाद अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को काफी एक्सपांड किया और वे मिनरल लैंडिंग और कोल ट्रेडिंग भी करने लगे। और 1996 में अडानी ग्रुप ने अडानी पावर की शुरुआत। अडानी पावर को आज देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोडक्शन का गौरव प्राप्त। अडानी पावर की क्षमता 4620 मेगावाट की है। 2006 में गौतम अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिजनेस में एंट्री ली और 2009 से 2012 तक के बीच ऑस्ट्रेलिया से एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में कारमाइकल कोल माइंस को ऑक्यूपाइड किया। मई 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी
और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत। और सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीब $6 मिलियन लगाए और इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी की फील्ड में 800 मेगावाट फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन की शुरुआत। इसी प्रकार साल 2021 में अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 74% हिस्सेदारी भी अपने नाम कर ली। आज अडानी ग्रुप के पास भारत की 8 एयरपोर्ट है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप आज भारत की रक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। दोस्तों, जिस तेजी से गौतम अडानी सुपर रिच बने हैं और उनकी संपत्ति बेहिसाब तरीके से बढ़ी है, उस पर भी विवाद होता रहा है। हालांकि बिजनेसमैन के साथ विवादों का जुड़ा होना कोई नई बात नहीं, पर गौतम अडानी के केस में ये विवाद कुछ ज्यादा ही है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2006-2007 में अडानी ग्रुप का रेवेन्यू 16,953 करोड़ रुपए, जबकि अडानी ग्रुप पर 4,353 करोड़ रुपए का कर्ज था। पर 2012-2013 में अडानी ग्रुप का रेवेन्यू बढ़कर 47,352 करोड़ रुपए हो गया। तो वहीं अडानी ग्रुप पर कर्ज बढ़कर 81,122 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर कई संदेह है। जैसा कि हिंडनबर्ग ने भी आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। इसके साथ ही गौतम अडानी की गवर्नमेंट से नजदीकियां भी विवाद का कारण बनती है। राजनीतिक विशेषज्ञ निरंजन मुखोपाध्याय ने अपनी किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में बताया कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की 2003 से संबंध है। 2002 में हुए गुजरात दंगे तो आपको याद ही होंगे। बताया जाता है कि दंगों के बाद सन 2003 में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गुजरात में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। तब गौतम अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2 बार ऐसा पाया कि गुजरात सरकार ने गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया है। पहला वाकया 2006 से 2009 के बीच का है। हुआ यूं कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि GSPC ने ओपन मार्केट से नेचुरल गैस परचेज की और फिर उसने यह नेचुरल गैस अडानी ग्रुप को अपने द्वारा परचेज किए गए प्राइस से भी कम दाम में बेच, जिससे अडानी ग्रुप को 70.5 करोड़ का डायरेक्ट फायदा हुआ। इसी प्रकार अगस्त 2009 से जनवरी 2018 के बीच पावर सप्लाई न कर पाने के कारण गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा अडानी पावर पर 240 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई, लेकिन अडानी पावर द्वारा सिर्फ 79.80 करोड़ रुपए ही पेनाल्टी के रूप में जमा किए गए थे। गौतम अडानी के ऊपर हमेशा से सरकारों का हाथ रहा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 9 साल पहले जो गौतम अडानी दुनिया के 690 सबसे अमीर व्यक्ति थे, वे 2022 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये बात अलग है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उनके शेयर की वैल्यू काफी गिर गई और वे अमीर व्यक्तियों की सूची में काफी नीचे खिसक गए। खैर, आज वर्तमान में भले ही गौतम अडानी के ऊपर परेशानियों के बादल छाए हुए हैं, पर उम्मीद है कि वे इसे एक चुनौती के तौर पर लेंगे और जल्द ही से बाहर आ जाएं। इन सब के बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज गौतम अडानी जो भी है उसमें उनकी लगन और मेहनत भी शामिल है, वरना मात्र हाल में एक निम्न मिडिल क्लास परिवार से दुनिया के दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनना आसान बात नहीं है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने आज हजारों लोगों को रोजगार भी दे रखा है। विवाद चाहे जैसे हो, सिचुएशन चाहे जैसी हो, पर एक सच ये भी है कि उद्योग और उद्योगपति आज की डेट में किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।